इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले दिया है इसमें थ्री पासिंग स्विचिंग सर्किट डायग्राम। ये थ्री पासिंग स्विचिंग सर्किट डायग्राम में क्या होता है, इसमें थ्री फेज होता है और इसमें एक स्विच लगाया जाता है और इसके अंदर कुछ नहीं होता है, बस 3 पोल एक स्विच लगाया जाता है या 4 पोल स्विच लगाया जाता है। उसके बाद है ये थ्री फेज फॉरवर्ड रिवर्स स्विचिंग सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 2। यानी ये बता रहे कि फिगर 2 में जो दिया है ये बोल रहा है कि रिवर्स एवं फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे विथ स्विच के सहारे। इसमें होता है क्या कि हम जानते हैं कि 3 फेज की कोई भी मशीन होता है उसमें अगर 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डायरेक्शन चेंज होता है। इसी में उसका स्विच के माध्यम से इसमें कनेक्शन किया गया। उसके बाद है थ्री पासिंग स्क्वायरल गेज मोटर का सर्किट डायग्राम। इसमें क्या होता है, स्क्वायरल गेज मोटर से 3 वायर निकलता है और बाहर से हम अर्थिंग निकाल सकते हैं, उसको बस जोड़ दिया जाता है एमसीबी के सहारे, 3 पोल या 4 पोल के सहारे, बस यही इसका कनेक्शन। इसके बाद सर्किट डायग्राम कंट्रोल एमसीबी। इसमें डायरेक्ट किसी भी मोटर को एमसीबी से कनेक्ट किया जाता है। वायरिंग डायग्राम ऑफ डायरेक्ट ऑनलाइन करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी DOL स्टार्टर। ये 5 HP से कम AC मशीन को चलाने के लिए उपयोग या स्विच की तरह काम करता है। ड्रॉ ए सेगमेटिक डायग्राम ऑफ 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट स्टार्टर। यहाँ पर दिया है 2 पॉइंट स्टार्टर, उसमें मात्र 2 होता है, एक लाइन एक L सिरा जिससे लाइन देते हैं, एक A सिरा जो जिससे लाइन बाहर आता है। और इसका 2 पॉइंट स्टार्टर को सिर्फ DC सीरीज मोटर में उपयोग कर सकते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का ओनली 1 शंट में उपयोग कर सकते हैं और इसको शंट में उपयोग कर सकते हैं और इसको कंपाउंड मोटर में उपयोग कर सकते हैं। इसका डायग्राम कुछ इसके स्टार्टर में एक L पॉइंट होता है, F पॉइंट एक A पॉइंट है। L पॉइंट में डायरेक्ट करंट देते हैं, उसके बाद F पॉइंट वाला जो करंट है मोटर के फील्ड यानी शंट वाला जो सिरा है उसके एक पॉइंट पर जोड़ते हैं और A वाला इसका A से आर्मेचर के एक पॉइंट पर जोड़ते हैं। फील्ड के एक सिरा और आर्मेचर के एक सिरा को शॉर्ट करके न्यूट्रल बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिशियन के इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर नंबर 4 में बस इतना ही। उसके बाद हो गया ये खत्म। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 ड्राइंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ऑफ ट्रेड्स। यानी इसमें क्या होता है, इसमें बताया जाता है किसी भी चीज़ को कैसे कनेक्ट किया जाता है डायग्राम के सहारे, ब्लॉक डायग्राम के सहारे। इसमें सबसे पहला दिया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 230 वोल्टेज AC दिया है। 230 वोल्टेज AC के बाद 230 वोल्टेज के AC के बाद इसमें ये जाता है स्विचिंग सर्किट। यह क्या करता है, स्विचिंग सर्किट AC को DC में बदलने का काम करता है, साथ ही साथ बैटरी को चार्ज करने का सिस्टम नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद दिया जाता है बैटरी में DC स्टोर होती है। जब मेन सप्लाई नहीं होती तब यही बैटरी से पावर निकल के इन्वर्टर में जाती है। ऑक्सीलेटर या DC को ऑक्सीलेटर क्या करता है, निकल के जाता है स्विचिंग सर्किट में, फिर वहाँ से ऑक्सीलेटर क्या करता है, DC को एक निश्चित आवृत्ति में कन्वर्ट करता है। इसका काम होता है DC को AC में बदलने की प्रक्रिया शुरू करना। उसके बाद जाता है फ्रीक्वेंसी ड्राइवर में। फ्रीक्वेंसी ड्राइवर में ऑक्सीलेटर से मिली सिग्नल को नियंत्रित करता है ताकि सही आवृत्ति पर आउटपुट मिले। यह मोटर या अन्य उपकरणों को उपयुक्त फ्रीक्वेंसी तैयार करता है, जिस अप्लायंस के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए ये तैयार करता है। उसके बाद है ड्राइवन एम्पलीफायर। ड्राइवन एम्पलीफायर या सिग्नल को और अधिक मजबूत बनाता है ताकि वह लोड को सही से चला सके। और इसके बाद आता है पावर एम्पलीफायर। ड्राइविंग एम्पलीफायर में यह इंटरमीडिएट स्टेज जो पावर को बढ़ाता भी है। उसके बाद आता है
पावर एम्पलीफायर या अंतिम एक चीज़ है जो सिग्नल को इतना पावरफुल बनाती है ताकि वह एसी मोटर को चला सके, जैसे एसी अप्लायंस को चला सके, जैसे मोटर, पंखा, बल्ब आदि। ये इसमें सबसे पहले 230 वोल्ट एसी आता है, उसके बाद स्विचिंग सर्किट में जाता है, उसके बाद बैटरी में जाता है, उसके बाद ऑसिलेटर में जाता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ड्राइवर में जाता है, उसके बाद ड्राइव एम्पलीफायर में जाता है, उसके बाद पावर एम्पलीफायर में, उसके बाद फिर से आउटपुट एसी में निकल जाता है। उसके बाद है ऑनलाइन यूपीएस, इसका जाता है ऑनलाइन यूपीएस के बारे में बताते हैं। ऑनलाइन यूपीएस का डायग्राम इधर है। ऑनलाइन यूपीएस में सबसे पहले इसमें सप्लाई एसी मिलती है, इनपुट रेक्टिफायर और चार्जर में जाता है। स्टेप नंबर 2 में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है और चार्जर बैटरी बैंक को चार्ज करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है तथा जो चार्जर है वो बैटरी को चार्ज करता है। हमें यहाँ एक डीसी बस मिलता है जो बैटरी रेक्टिफायर से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद आता है डीसी पावर स्टोर करती है। उसके बाद होता है ये जो बैटरी है डीसी बैटरी बैंक जो डीसी को स्टोर करती है। जब मेन एसी फेल हो जाते तब यही बैटरी डीसी पावर देती है और यहाँ डीसी पावर आगे इन्वर्टर को सप्लाई करती है। उसके बाद इन्वर्टर डीसी को वापस एसी में बदल देता है और यह एसी पावर लोड रिले के माध्यम से लोड को सप्लाई देता है। जैसे लोड हो गया कंप्यूटर, सर्वर, मोटर, बल्ब, ये सब हो गया। अगर इधर से नहीं जाता, ऑनलाइन यही हुआ, जब सप्लाई है तो इधर से जाएगा, बैटरी फुल रहता है तो रेक्टिफायर या चार्जर डायरेक्ट मेन रिले से लोड को करंट देता है, कट जाता है तो इधर से आता है। उसके बाद हो गया लोड रिले निकली एसी लोड तक पहुंचती है। इस लोड को हमेशा एसी सप्लाई मिलती, चाहे मेन एसी उपलब्ध हो या नहीं हो। स्टेप 6 में होता है मेन रिले बाईपास। अगर यूपीएस में कोई समस्या आती है, बाईपास स्विच मेन स्विच एसी से सीधे लोड से जुड़ जाएगी और इससे लोड बिना रुकावट के काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस से पहले एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले मेन एसी आता है, उसके बाद रेक्टिफायर प्लस चार्जर से होते हुए बैटरी बैंक में जाता है। बैटरी बैंक से निकल के फिर रेक्टिफायर के चार्जर से डीसी बस जाता है, डीसी बस इन्वर्टर से लोड रिले से फिर लोड में चल जाता है। अगर किसी कारण ये खराब हो गया इन यूपीएस तो डायरेक्ट मेन रिले से चला जाता है। इसके मुख्य विशेषता होती है डबल कन्वर्जन, एसी टू डीसी, डीसी टू, इसलिए यह ट्रू ऑनलाइन यूपीएस कहते हैं। इंस्टेंट चेंज ओवर, जब मेन फेल होता है तो बैटरी तुरंत इन्वर्टर को सप्लाई देती है और कोई डिले नहीं होता। बैटरी रिचार्ज, जब मेन एसी उपलब्ध होता है तो रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज करता है। बाईपास स्विच, समस्या होने पर लोड सीधे मेन स्विच रिले से जुड़ जाता है। तो बाईपास होने पर डायरेक्ट मेन रिले से जुड़ता है। ऑफलाइन यूपीएस, सबसे पहले मेन एसी इनपुट होता है। समानता बिजली सप्लाई एसी से फिल्टर होकर गुजरती है। फिल्टर का काम है मेन एसी में मौजूद नॉइस और डिस्टरबेंस को हटाना। स्टेप 2 ट्रांसफर स्विच। उसके बाद होता है फिल्टर से निकली एसी को ट्रांसफर स्विच के माध्यम से आउटपुट तक पहुंचाती है, यानी नॉर्मल कंडीशन में लोड सीधे मेन से चलती है। ये सभी जो हम बताएं एसी सप्लाई आती है और इसके बाद इसको फिल्टर करते हुए डायरेक्ट मेन स्विच के ट्रांसफर स्विच से आउटपुट निकल जाती है। उसके बाद होता है क्या बैटरी चार्जर। साथ ही साथ एसी मेंस एक हिस्सा बैटरी चार्जर को भी करता है। बैटरी चार्ज करता है ताकि वो बैकअप तैयार हो सके। बैटरी डीसी पावर स्टोर करती है जब केवल
फॉल्ट हो जाता है डायरेक्ट वाले, तो ये इधर से करंट देती है बैटरी वाले इन्वर्टर। जब मेन एसी फेल हो जाता है तो डीसी पावर इन्वर्टर को दी जाती है। इन्वर्टर इस डीसी को एसी में बदलकर ट्रांसफर स्विच के माध्यम से लोड को सप्लाई देती है। पूरा फ्लो समझते, इसमें दो प्रकार से फ्लो हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, एक फ्लो इधर से इधर 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 से निकल गया, दूसरा फ्लो इधर से आया इधर से। दोनों समय इधर से जाता है। पहले इधर जाता है तो इधर से नहीं जाता है, अगर इधर से जा रहा है तो इधर से नहीं जाता है। समझते, पहले मेन एसी सप्लाई आता है, फिर फिल्टर होता है, फिर ट्रांसफर स्विच होता है, उसके बाद आउटपुट चल जाता है। फिर और दूसरा सर्किट है कि मेन एसी आता है, बैटरी चार्जर करता है, बैटरी चार्जर से बैटरी के माध्यम से इन्वर्टर से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। पावर फेल्यूर कंडीशन, बैटरी इन्वर्टर्स बैटरी पावर, जब पावर फेल्यूर यानी एसी सप्लाई कट जाता है या लाइन कट जाता है, तब बैटरी से इन्वर्टर में करंट जाता है। करंट बैटरी में जो पावर या ऊर्जा स्टोर था वो इन्वर्टर में जाता है, इन्वर्टर से फिर ट्रांसफर से आउटपुट में चल जाता है। उसके बाद है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएसओ। ब्लॉक डायग्राम और डीएसओ, इससे पहले हम आपको बता देते हैं ये ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में कुछ अंतर। कन्वर्जन में हो जाता है, डबल कन्वर्जन मिलता है, उसमें स्टैंड डीवी मोडियन एसी से डबल कन्वर्जन में एसी तो डीसी, डीसी से एसी हमेशा होता है। इसमें केवल एसी लोड को फेलियर होने पर ही डीसी लोड चलता है। कन्वर्जन अति चेंज ओवर इंस्टेंशिएट, कोई डिले नहीं होता है ऑनलाइन यूपीएस में। और ऑफलाइन यूपीएस में कुछ मिली सेकेंड की देरी होती है। जो कंप्यूटर में यूपीएस लगा होता है उसमें देरी नहीं होती है, बल्कि जो घर में इन्वर्टर लगा होता है उसमें देरी होती है। यानी घर वाला जो इन्वर्टर होता है वो ऑफलाइन यूपीएस की तरह कार्य करता है, जो कंप्यूटर में यूपीएस लगा होता है वो ऑनलाइन यूपीएस की तरह कार्य करता है। कैपेसिटी हाई सर्वर मोड, कैपेसिटर ऑनलाइन यूपीएस में हाई होती है, सेंसिटिव इक्विपमेंट होती हैं। ऑफलाइन यूपीएस में इसकी सेंसिटिव लो होती है, इसकी कैपेसिटी भी लो होती है। आउटपुट में ऑनलाइन यूपीएस हमेशा क्लीन और रेगुलेट एसी देती है। ऑफलाइन यूपीएस नॉर्मल एसी फेलियर होने पर इन्वर्टर से आउटपुट देता है। ऑनलाइन यूपीएस हमेशा महंगा होता है और ऑफलाइन सस्ता होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएसओ। डीएसओ मतलब डिजिटल स्टोरेज ऑक्सीलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज ऑक्सीलोस्कोप डायग्राम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझेंगे हम, उसके बाद इधर आएंगे, उसके बाद फिर इधर आएंगे, उसके बाद फिर इधर आएंगे। इस वाला डायग्राम है। सबसे पहले यहाँ आते हैं, ये वाला डायग्राम में इनपुट सिग्नल। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल जैसे एसी सर्किट का आउटपुट या डीएसओ में प्रवेश करती है। उसके बाद होता है बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर या सिग्नल को एम्पलीफाई करता है ताकि आगे प्रोसेसिंग के लिए मजबूत सिग्नल बन जाए। उसके बाद होता है सैंपल एंड होल्ड। सिग्नल को छोटे छोटे समय अंतराल पर सैंपल करता है और उसे होल्ड करता है। यह स्टेप एडीसी के लिए ज़रूरी है। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। अब सिग्नल को बाइनरी फॉर्म में मेमोरी में स्टोर किया जाता है। डिजिटल डाटा को स्टोर करता है ताकि बाद में उसे डिस्प्ले या एनालिसिस किया जा सके, स्टोर करता है। उसके बाद होता है कंट्रोल सर्किट, जो पूरे डीएसओ को ऑपरेशन करने में मदद करता है। इंटरनल ट्रिगर यह तय करता है कि सैंपलिंग कब शुरू करनी है। ट्रिगर सिग्नल वेव को स्थिर रूप से देखने में मदद करता है। क्लॉक सैंपलिंग के टाइमिंग को प्रदान करता है। क्लॉक सैंपलिंग को टाइमिंग प्रदान करता है कि कब क्या करना है। एड्रेस काउंटर ये हो गया। एड्रेस काउंटर
मेमोरी में डाटा स्टोर करने का सही एड्रेस ट्रैक करता है। उसके बाद फिर इधर जाते हैं DAC। यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाते हैं DAC। DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर स्टोरेज डिजिटल डाटा को वापस एनालॉग में बदलता है ताकि डिस्प्ले पर दिखाया जा सके। वर्टिकल एम्पलीफायर सिग्नल को वर्टिकल एक्सिस पर एम्पलीफाई करता है वेवलेंथ की ऊंचाई दिखाने के लिए। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर टाइम बेस काउंटर से मिले सिग्नल का उपयोग करके वेवफॉर्म को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फैलाता है, यानी इस तरह से फैलाता है, वर्टिकल इस तरह से फैलाता है। टाइम बेस काउंटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को समय पर जानकारी देती है। डिस्प्ले यूनिट अंत में वेवलेंथ स्क्रीन को दिखाती है। फ्लो में समझते हैं। इनपुट सिग्नल बफर एम्पलीफायर में जाता है। इनपुट सिग्नल बफर में शुरू में इनपुट सिग्नल बफर एम्पलीफायर में आते हैं। उसके बाद सिंपल होल्ड में जाते हैं ADC मोड, और उससे पहले इनपुट सिग्नल हो जाता है कंट्रोल सर्किट में आता है। ट्रिगर लॉक एड्रेस को होते कंट्रोल में चला जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये मेमोरी से होते हुए DAC में जाता है। उसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर, उसके बाद डिस्प्ले टाइम बेस काउंटर, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, उसके बाद फिर डिस्प्ले में चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा लास्ट मात्र डायग्राम। उसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे उस पिछले बारे में जब भी DSO के बारे में डायग्राम देख रहे थे, DSO का ब्लॉक डायग्राम। DSO एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल कर मेमोरी में स्टोर करता है। ट्रिगर और क्लॉक एम्पलीफायर को नियंत्रित करता है। स्टोरेज डाटा को DAC एम्पलीफायर के माध्यम से डिस्प्ले पर वेवफॉर्म के रूप में दिखाता है। यहाँ कन्वेंशन CRO यानी कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप से एडवांटेज है क्योंकि ये डाटा स्टोर के बाद एनालाइज किया जा सकता है। अब आते हैं ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क दिया है इसमें। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क, यह नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करता है। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल इनपुट से तय करता है कि वेव फॉर्म कितनी तेज बनेगी। उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट सप्लाई सोर्स। उसके बाद ये दोनों दो तरफ है कांस्टेंट सप्लाई फोर्स, एक है 1, इसमें 2। दो कांस्टेंट सप्लाई फोर्स इंटीग्रेटर को स्थित DC सप्लाई देते हैं। यह सप्लाई वेव फॉर्म जनरेशन के लिए आधार बनाती है या बनती है। इंटीग्रेटर कैपेसिटर C के साथ जुड़ी होती है। इंटीग्रेटर है जो ये कैपेसिटर C के साथ जुड़ी हुई होती है। इंटीग्रेटर इनपुट सिग्नल के समय साथ इंटीग्रेट करता है। इसका आउटपुट एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म होता है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होते रहता है। वोल्टेज कंपैरेटर मल्टीवाइब्रेटर इंटीग्रेटर से मिले ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को कंपेयर करता है। इसका आउटपुट एक स्क्वायर वेवफॉर्म में मिलता है। यह वेवफॉर्म आउटपुट एम्पलीफायर 1 को भेज देता है। उसके बाद हो गया आउटपुट एम्पलीफायर 1 स्क्वायर वेवफॉर्म को एम्पलीफाई कर आउटपुट करता है। यह हमें आसानी से स्क्वायर वेव आउटपुट मिलता है यहाँ से। उसके बाद है रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस डायोड शेपिंग सर्किट दिया। कंपैरेटर से मिली वेवफॉर्म को शेप करता है। ट्रायंगुलर को साइन वेव में बदलने के लिए सर्किट काम आता है। आउटपुट एम्पलीफायर टू शेपिंग सर्किट से मिली वेवफॉर्म को एम्पलीफाई यानी बढ़ाता है और यहाँ से हमें साइन वेव को ट्रायंगुलर वेव में आउटपुट मिलता है। एक फ्लो में समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कंट्रोल से इंटीग्रेटर में आता है। इंटीग्रेटर से कंपैरेटर में आता है। उसके बाद आउटपुट एम्पलीफायर 1 में, उसके बाद स्क्वायर वेव, उसके बाद
चला जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर से आते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इंटीग्रेटर, उसके बाद फिर रजिस्टर इंडायरेक्ट शेपिंग, उसके बाद आउटपुट एम्पलीफायर 2, फिर साइन वेव प्लस ट्रेंगुलर निकल जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि फंक्शन जनरेटर 3 प्रकार की वेव देता है, स्क्वायर, साइन और ट्रायंगुलर। ये हो गया हमारा साइन, अथी कहते हैं ट्रायंगुलर, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया साइन। फंक्शन जनरेटर 3 प्रकार के वेव फॉर्म पर देता है, स्क्वायर, साइन और ट्रायंगुलर देता है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क से वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी बदली जा सकती है। इंटीग्रेटर ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बनाता है, कंपैरेटर स्क्वायर वेव बनाता है और शेपिंग सर्किट साइन वेव बनाता है। यह उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में टेस्टिंग और सिग्नल सिमुलेशन में बहुत उपयोग की जाती है। और अभी तक और ये हमारा ड्राइंग का पूरे 1 2 3 4 5 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अभी हमने 4 और 5 पढ़ाए और पिछले वीडियो में 2 और 3 है और फर्स्ट वीडियो में 1 है। सभी वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि अब आने वाला है इस सब का नेमी ड्राइंग चैप्टर से जितना भी नेमी क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी प्लेलिस्ट में बना दूंगा ताकि आप उससे पहले आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि उस सभी का नेमी क्वेश्चन आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और पेड वाले नेमी क्वेश्चन सारा का सारा कराऊंगा इस प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब करके रख लीजिए।